हमारी पूरी टीम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का नेतृत्व कर रहे भाई चंद्रशेखर आजाद रात को 2 बजे भी वहां थे और सुबह 6 बजे भी। सिर्फ महाभारत के ही लोग थे, वहां कोई मुसलमान नहीं था, वहां कोई हिंदू नहीं था, वहां कोई सिख ईसाई बौद्ध पारसी नहीं थे, वहां सब सिर्फ भारत के लोग। और केंद्र सरकार को चेतावनी है, या तो धर्मेंद्र प्रधान का लो इस्तीफा। इस बार तो बिना झंडे और डंडे के हम लोग पहुंचे थे, इस बार गमछा भी होगा, झंडा भी होगा, डंडा भी। ये आंदोलन किसी पार्टी का नहीं, मैं इस आंदोलन पर राजनीति नहीं करना चाहता। अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कोई झंडा बैनर लेकर ना आए, जाए तो साफ साफ बिना झंडे बैनर के जाएं, और सब लोग पहुंचे। इतनी बड़ी दुर्दशा मुझे लगता है कि अंग्रेजों ने भी हमारी नहीं की होगी जितनी दुर्दशा कल भारत के लोगों की हुई है, भारत के छात्र छात्राओं की हुई है दिल्ली के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर की गई है। अब हमें सोचना है करना क्या। ना वहां कोई नेता बोलने वाला, ना वहां कोई मंत्री बोलने वाला, सब अब ट्वीट खेल रहे हैं, अब मीडिया खेल रहे हैं, अब सब लोग बयान दे रहे हैं घर में बैठ करके। हमारी पूरी टीम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का नेतृत्व कर रहे भाई चंद्रशेखर आजाद रात को 2 बजे भी वहां थे और सुबह 6 बजे भी वहीं पर थे। अब मेरा यह मानना है, यह बात गलत हो सकती है कि सब चीजें ठीक है। जिस प्रकार से पुलिस बेटियों पर लाठीचार्ज कर रही है, जिस प्रकार से डंडे को गलत जगह प्रयोग कर रही है, इसका बदला लेना जरूरी है। अगर हम इस देश के लोग इस बात का बदला ना ले पाए तो मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। राजनीति रहे ना रहे, जीवन रहे ना रहे, लेकिन अगर इस देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से इसका बदला ना लिया, सड़क पर उतर करके आंदोलन को इतना मजबूत ना बनाया कि सरकार हिल ना जाए, तब तक तो हमें देश के व्यक्ति कहलाने का अधिकार नहीं। वो दोबारा फिर हिंदू मुस्लिम करेंगे। कल उस पूरे आंदोलन में हर जाति हर वर्ग का व्यक्ति पहला नाम किसी का ले रहा तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहा था। प्रत्येक आप जितनी वीडियो देखेंगे सब में जय भीम और जय भीम की चीख हो रही है। पानी भी तुम घना ठंडा लेगा यार। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। उस पूरे आंदोलन में जय भीम की चीख सुनाई दे रही है। उसमें कोई नहीं दिख रहा किसी ने नीला डाला हो, पीला डाला हो, भगवा डाला हो, हरा डाला हो, किसी ने पढ़ने नहीं डाले, सब लोग अपना बैग लेकर सड़क पर आंदोलन में थे। अब सवाल यह है कि जब आंदोलन सिस्टमैटिक था, जब आंदोलन संवैधानिक था, तो आखिर सरकार को लाठियां चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस बात को तो भीम आर्मी बड़ी भुक्तभोगी है। हर बार जब भी कोई भीम आर्मी आंदोलन करती है तो वो जानती है भीम आर्मी के पढ़े लिखे लोग हैं, डंडा नहीं उठाएंगे। तो उससे पहले कि सरकार इस डर से कि भीम आर्मी की आवाज जन जन की आवाज ना बन जाए, जो जय भीम का नारा जन जन का नारा ना बन जाए, तो उससे पहले ही उसने सरकार ने भीम आर्मी पर ना जाने कितनी बार लाठियां फटकारी। कल भी उन्होंने यही किया, कल भी यही किया। लेकिन कल शक्ति देखिए, कल सिर्फ महाभारत के ही लोग थे, वहां कोई मुसलमान नहीं था, वहां कोई हिंदू नहीं था, वहां कोई सिख ईसाई बौद्ध पारसी नहीं थे, वहां सब सिर्फ भारत के लोग ही थे। चंद्रशेखर भाई भी रात मेरी बात हुई तो बड़े दुखी थे। सुबह बात हुई, कह रहे थे यार बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि आंदोलन तो इतने होते हैं, बेटियों को घसीट घसीट कर मारा गया। लड़के खड़े हैं कह रहे हैं कि पीटो, 20-20 पुलिस वाले लाठियां फटकार रहे हैं। वो संसद पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे रात ही आंदोलन पर बैठ गए थे। भाई ये पानी ठंडा है, दिक्कत कर रहा है। ये भी ठंडा ही है भाई। वो कल रात को 11 बजे पूरी बारिश में संसद में, पार्लियामेंट में जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी है उसके नीचे बैठ गए थे। उन्होंने एक छोटी सी पन्नी भी अब मैं देख रहा था टांग रखी है,
साथियों, हमें भी संगठन और पार्टी से ऊपर उठकर अब जिले वाइज जिले की सरकार को यह बताना है कि हम कमजोर नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी पहले भी बाबा साहब अम्बेडकर के कंधों पर रही है। यह जिम्मेदारी पहले भी अम्बेडकरवादियों ने बार बार उठाई है। अगर पिछले आंदोलन आप लो तो बार बार अम्बेडकरवादियों ने जिम्मेदारी उठाई है, तो इस बार भी ये जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर आन पड़ी है। आज या कल में बात करके घोषणा कर दी जाएगी, सब लोग अपनी कमर पीठ मजबूत कर लें, जिला कार्यालय पर चलकर बैठेंगे कलेक्टर के बाहर और कहेंगे मारो कितनी लाठियां मारनी है। उनकी लाठियां खाने के लिए पहुंचेंगे। जल्द आजकल में तारीख फिक्स कर दी जाएगी और ये काम सिर्फ एक जिले में नहीं पूरे देश में किया जाएगा। हम देखेंगे इनकी लाठियों में दम कितना है। और केंद्र सरकार को चेतावनी है, या तो धर्मेंद्र प्रधान का लो इस्तीफा। इस बार तो बिना झंडे और डंडे के हम लोग पहुंचे थे, इस बार गमछा भी होगा, झंडा भी होगा, डंडा भी होगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान जल्द इस्तीफा नहीं देता, सरकार नहीं देती है, तो इस बार दिल्ली की ओर कूच भीमार नहीं करेगी। हम इनकी औकात देखेंगे, पुलिस वालों की औकात कितनी है। हम कहेंगे मारो तुम गोली, हम आए हैं तैयार होकर। ये करना है और यही संकल्प आज के दिन लेना है, यही काम भीम आर्मी का है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जब देश हित और मेरे हित में बात आएगी तो मैं अपना हित छोड़कर देश हित में खड़ा रहूंगा, और ये आज बात देश हित की आई है। हम अम्बेडकरवादी भी अपना पर्सनल हित छोड़ करके आज देश हित में खड़े होंगे, और खड़े इतने मजबूत होंगे कि हिलाएंगे सरकार को, प्रशासन को। मैं ये भी जानता हूं कि आज ये घोषणा के बाद बहुत सारे ट्वीट आएंगे कि भीम आर्मी के लोगों ने राजनीति शुरू कर दी है। उनको कहिएगा हाँ, राजनीति शुरू कर दी, हमारे बाप दादा सिखा के गए हैं। हमारे बाप दादाओं ने जब यहां देश आजाद हो रहा था तो तुम्हारे बाप दादा घर में घुस कर बैठे थे, और हमारे बाप दादा यहां लाठी डंडे खा रहे थे इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोग। उनको यह भी बताना कि हम सावरकर गोवलकर की औलाद नहीं है, हम भगत सिंह और अंबेडकर की औलाद है। ये उनको बताना है कि हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे जब आगे बढ़ाएंगे, ये बताना है। अब ये जरूरी हो गया है, अब ये जरूरी हो गया है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि भारत में किसी भी बात को लेकर कोई आंदोलन ना हो। क्योंकि अभी अभी अपने पड़ोसी देश नेपाल को देखा, वहां 23 साल 25 साल 40 साल के युवाओं ने नेपाल की तस्वीर बदल कर रख दी है। यही डर इस देश के नेताओं को है कि युवा जो बड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, राजनीति में प्रतिनिधित्व ले रहे हैं, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, टेक्निकल स्तर पर बड़ी मजबूती से आगे बढ़ते जा रहे हैं, सोचने लगे हैं। ये सरकार को डर सताने लगा है। सरकार को क्या, पैसे वाले को डर सताने लगा है। वो जानते हैं कि अगर ये रिक्शा चलाने वालों के बच्चे, किसानों के बच्चे, ये ठेली लगाने वालों के बच्चे राजनीति में आएंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, ये उनको डर होने लगा है। मैं उन नेताओं को भी चुनौती देता हूं कि देखिएगा वो पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा जो आज रिक्शा चलाने पर मजबूर है, जो केले बेचने पर मजबूर है, कल वो मैं तुम्हें विधानसभा में चीखता हुआ दिखाऊंगा। वो वहां खड़ा कर ये कहेगा कि तुमने इस देश के युवाओं के साथ गलत किया है, ये दिखाऊंगा। ये हम सबको करना है। इस देश में आंदोलन का बिल्कुल फूकना, इस आंदोलन को रुकने नहीं देना, अब इस आंदोलन को थमने नहीं देना। हम भीम आर्मी के लोग अपने कंधे पर यहां पर उठाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ेंगे। हो सकता है मुझे 10, 20, 50, 100 लोग कम हो जाएं, लेकिन ये देश इतिहास में याद रखेगा कि जब यहां युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता अपने सर पर कफन बांध करके निकल पड़े थे और कहा था कि हम लड़ेंगे, कोई लड़े या ना लड़े। कल तक भाई चंद्रशेखर आजाद का जो विरोध करते थे, आज वो उनकी बड़ाई कर रहे हैं। वो स्वर्ण जाति के लोग जो कहते थे चंद्रशेखर जातिवादी है, आज वो कह रहे हैं भाई लड़का हो तो ऐसा, नेता हो तो ऐसा, आगे बढ़े तो ऐसे बढ़े। समझिए, जब कोई दलित पिछड़ा मुसलमान राजनीति करता है और वो सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाता है तो उसके नाम के सामने दलित पिछड़ा मुसलमान पहले कहा जाता है कि ये दलितों का नेता, पिछड़ों का नेता, ये मुसलमानों का नेता। ये बात मैं कहना ही नहीं चाहता, लेकिन जो सच है वो सच है।
स्वर्ण जाति में मेरे भी बड़े संपर्क, लेकिन स्वर्ण समाज में जब कोई राजनीति करता है तो उनको कहा जाता है कि ये देश का नेता है। देश का नेता होना चाहिए तो सोनम वांगचुक जैसा नेता होना चाहिए। देश का नेता होना चाहिए तो भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा होना चाहिए। देश का नेता कोई होना चाहिए तो वहां पड़ी मेरी बहन नेहा शर्मा उसके जैसी देश की नेता होनी चाहिए। इनको देश का नेता कहना चाहिए, उनको नहीं जो जाति और धर्म के आधार पर ये देखते हो किसकी दाढ़ी कितनी लंबी है, किसके सिर पर टोपी है, किसके नाम के सामने अहमद लगा है, किसके नाम के सामने कुरैशी लगा है, किसके नाम के सामने मोहम्मद लगा है। जो इनको देखते हो ऐसे लोगों को भारत की राजनीति में बिल्कुल भी किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अब जरूरत आन पड़ी है लड़ाई की, करो या मरो। मैं कहता हूं अपने मुस्लिम साथियों से जब बैठ के बातचीत होती है, मैंने कहा जब मैंने कुरान पढ़ी तो उसमें कुछ मैंने बहुत महत्वपूर्ण पढ़ा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अन्याय बर्दाश्त मत करो, अन्याय के खिलाफ चाहे लड़ते लड़ते शहीद हो जाओ, मर जाओ, जन्नत चले जाओ, दोजख चले जाओ, जहां जाना है चले जाओ, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ो। और जो अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ता उसको मुसलमान कहलाने का अधिकार नहीं है। यह मैं नहीं कहता, यह है कुरान में, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। यहां बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। हमारी लड़ाई अपना पेट भरने के लिए नहीं है कि सिर्फ हमें अपना पेट भरना, नहीं। जो अन्याय आज हमारे साथ धर्म जाति के नाम पर हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और उस अन्याय के खिलाफ सीना चौड़ा कर कर खड़ा होना ही आपका देशभक्ति का प्रमाण है। अगर आप अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो आप इस देश के देशभक्त भी नहीं हो सकते, क्योंकि अन्याय के सामने घुटने किसी ने टेके तो आरएसएस के आकाओं ने, आरएसएस के बनाने वालों ने, आरएसएस को चलाने वालों ने हमेशा अन्याय के सामने घुटने टेका है। ये मैं नहीं कहता, मैं कौन हूं कहने वाला, ये लिखा हुआ है इतिहास में। और यकीन ना हो तो आरएसएस को गूगल पर खोलिएगा, उसमें डालिएगा आरएसएस के वीर सावरकर के माफीनामे, तो आपको 10 चिट्ठियां मिलेंगी जहां सावरकर चीख चीख कर कह रहा है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूं और मैं सदैव तुम्हारी गुलामी करूंगा, लेकिन मुझे जेल से बाहर निकालो। इस देश के किसी मुसलमान की चिट्ठी नहीं मिलती ऐसी आजादी की लड़ाई में जिसने माफी मांगी कि मुझे देश से बाहर निकालो, मैं तुम्हारी गली वो करूंगा। किसी पिछड़े की, किसी दलित आदिवासी की कोई चिट्ठी नहीं मिलती। चिट्ठी मिलती है तो आरएसएस के पिट्ठू की चिट्ठी मिलती है, सावरकर की चिट्ठी मिलती है। वो कहता है कि मुझे जेल से बाहर निकालो, मैं अंग्रेजों तुम्हारी गुलामी करूंगा। ये तो लिखा हुआ है। अब सोचिए ना जाने कितने क्रांतिकारियों को जेल भिजवाया होगा दलाली करके, कितनों को मरवाया होगा दलाली करके, ना जाने कितने गलत काम कराए होंगे। दलाली करके। तो अब ये बताने का भी समय है कि हम उन्हीं की जायज औलाद हैं, उन्हीं पुरखों की जायज औलाद हैं जो आज़ादी के समय पर झुके नहीं थे। आज कल वही मंजर देखने को मिला कि जो लोग झुके नहीं उन पर लाठियां बरसाई गई, उन पर डंडे चलाए गए, और जो लोग झुक गए वो हेलमेट पहनकर, डंडा लेकर पुलिस की साइड में खड़े हुए थे, पुलिस के साथ में खड़े हुए थे। ये वही मंजर है कि जब यहाँ अंग्रेज हमारे साथियों पर, गांव वालों पर लाठियां चलाते थे और हमारा ही कुछ लोग उनका कंधा मजबूत करके डंडा लेकर उनके साथ खड़े होते थे। कल भी सेम ऐसा ही हुआ है। अगर कोई इस देश में ये सोच पड़ा हो कि ये देश उनके बाप की जागीर है, तो मैं उनको बताऊं ये देश तो बाप की जागीर हमारी ही है। क्योंकि अगर हम खेती करना छोड़ दें, हम मजदूरी करना छोड़ दें, हम साफ सफाई करना छोड़ दें, हम दुकानें खोलनी छोड़ दें, केले की ठेली लगानी छोड़ दें, टेम्परेचर लगाने छोड़ दें, हम कुर्सी मेज बनानी छोड़ दें, तो क्या लगता है कोई अपनी बेटी की शादी में सोफा बेड दे पाएगा? कारीगर तो हम ही है ना, हमें नहीं है। जाकर ढूंढ कर देखो कितने आरएसएस के लोग कारीगर हैं, मिलेंगे नहीं, हम ही मिलेंगे। कोई दलित मिलेगा, कोई पिछड़ा मिलेगा, कोई मुसलमान मिलेगा, यही कर रहे हैं सारे काम। केले की ठेली में भी जाकर सर्वे करो तो वहाँ 5 मुसलमान खड़े होंगे, 5 दलित खड़े होंगे, 1-2 पिछड़े खड़े होंगे। ठीक, अभी जाके देखो ईख में जो ना खाद गिरना शुरू हो गया, आप जाके देखो वहाँ कौन का डाल रहा है खाद, वहाँ हम ही तो डाल रहे हैं। तो साथियों, देश को जरूरत आन पड़ी है
डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन तो चलेगा, इसे किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं किसे रोक ले। तो जय भीम का नारा कल लाखों लोग लगा रहे थे। मैंने कुछ लोग तो ऐसे देखे जो बाबा साहब का विरोध करते थे, कल वो भी मुट्ठी बंद करके जय 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 भीम कर रहे थे। कल दुखी तो मन था ही, लेकिन खुशी मन में प्रसन्नता भी थी कि जब अन्याय अत्याचार होता है, जब गैर बराबरी पैर पसारती है, तो बराबरी का सिंबल, अत्याचार के खिलाफ सिंबल वो नारा बाबा साहब अम्बेडकर का होता है, नारा जय भीम का होता है। कल इस बात को देखकर बड़ा आनंद मिला कि नहीं, हर वर्ग का व्यक्ति, हर जात, हर बिरादरी का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति मुट्ठी बीत कर जय भीम कह रहा है। और पुलिस डंडे मार रही है, पुलिस डंडे मार रही है, कह रहा है कि मार डंडा तू बाबा साहब का नाम ले रहा हो, जय भीम कर रहा है और डंडे खा रहा है खड़ा होकर के, मार जितना दम है तेरे अंदर। तो साथियों, आज का ये दिन अब हमें समर्पित करना है कल के दिल्ली के आंदोलन को। हम कमर कसेंगे, या तो आज शाम तक रणनीति तय हो जाएगी, वरना कल सुबह रणनीति तय हो जाएगी। लाइव के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि सब लोग अपना जिला कलेक्ट्रेट पर बैठने का काम करें। यह बताने का काम हमें करना, हमें दंगा नहीं करना। हम ना तो रोड जाम करेंगे, पुलिस लाठी चलाएगी तो हम पुलिस के सामने अपना हाथ खड़ा नहीं करेंगे। झंडे का भी सिंबल ये देंगे कि झंडा और डंडा हमारे साथ है, चाहे तो हम भी चला सकते हैं, लेकिन हम देश चलाना चाहते हैं, डंडा नहीं चलाना चाहते। ये भी हमें उनको बताना है कल। तो सब लोग कमर कस लें। अब मैं बात करूं भीम आर्मी के 11वें स्थापना दिवस की। इन 11 सालों का जो संघर्ष है भीम आर्मी का, वो जो एक कार्यकर्ता जो सुबह से शाम तक 500 की मजदूरी करता है और शाम को 2 घंटे जाकर भीम आर्मी का काम करता है गांव में, वो है भीम आर्मी की मजबूती। वो कार्यकर्ता जो सुबह से शाम तक रिक्शा चलाता है और खाना खाने के बाद जाता है फील्ड में, 1 घंटा समझाने का काम करता है, कहता है कि नहीं, भीम आर्मी शिक्षा का नाम है, फिर भीम आर्मी समता समानता का नाम है, भीम आर्मी न्याय का नाम है। मैं उस कार्यकर्ता के संघर्ष को जब देखता हूं तो सीना चौड़ा होता है, बार बार सलूट करने का मन करता है। और इसका श्रेय मैं बारंबार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देता हूं, महात्मा ज्योतिबा फुले को देता हूं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा करके आज हम जैसे लोगों को इस काबिल बना दिया कि शायद अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान ना लिखते तो ना तो चंद्रशेखर आजाद को नेता बनने की आज़ादी होती, ना विनय रतन को बोलने की आज़ादी होती, ना यहाँ बैठे प्रमुख साहब इनको कोई आज़ादी होती, ना बैठे हमारे पूर्व विधायक जाहिद भाई इनको कोई आज़ादी होती, या तमाम हमारे पाल साहब के साथ ही बैठे हैं किसी को कोई आज़ादी ना होती। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान ने हमें इतनी ताकत दी है कि जो लोग MP MLA विधायक बनने के बारे में सोच नहीं सकते, बनना तो छोड़िए, जिनकी जेब में फूटी कौड़ी ना हो, वो लोग इकट्ठा होकर के अपना MP बना देते हैं। तो बारंबार धन्यवाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। उसी की तर्ज पर यह संगठन बना और ये संगठन दिन और रात बड़ी मजबूती से, बड़ी तेजी से आगे की ओर कदम बढ़ाए हुए हैं। आज इस संगठन का डर हर उस अपराधी के मन में है जो बलात्कार करता है, जो जाति के नाम पर उत्पीड़न करता है, धर्म के नाम पर उत्पीड़न करता है। हर उस व्यक्ति के मन में आज इस संगठन का डर है। और मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि अगर जाति धर्म के नाम पर षड्यंत्र करोगे, अन्य अत्याचार करोगे, तो भीम आर्मी का झंडा डंडा मजबूत है, भीम आर्मी के लोगों का जूता भी बहुत मजबूत है। इस पर ध्यान रहे। अगर कोई ये सोचता है कि नहीं सरकार तुम्हारी है और तुम बेटियों के साथ गलत करके बच जाओगे, मुसलमानों के साथ गलत करके बच जाओगे, दलित पिछड़ों के साथ गलत करके बच जाओगे, तो मैं चीख चीख कर कहता हूं कि इलाज करना जानते हैं। ऐसा इलाज करना जानते हैं कि एक बार इलाज होगा तो सारी उम्र बीमारी नजदीक नहीं आएगी। ऐसा इलाज करना जानते हैं। और यकीन ना हो तो उड़ीसा में जाकर पूछेगा, किया था एक बार इलाज, 2 बच्चे गाय खरीद कर लाए तो RSS के लोगों ने घेर लिया, मारपीट की, गले में जूतों की माला डाल के दलितों घुमा दिया। वहां के प्रदेश अध्यक्ष को पता लगा, वो गए प्रशासन के पास, भैया मुकदमा दर्ज करो। प्रशासन ने कहा सोचेंगे। वो गांव में गए, देखा बड़ी बुरी हालत है। तो प्रशासन को फिर उन्होंने कहा, भाई देखो सीधी उंगली से घी निकालने दो, मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दो। प्रशासन नहीं माना। तो वहां के स्थानीय नेता ने
200-300 RSS वाले बजरंग दल वाले भेजे। अब हमारे साथी 100-150 थे, लेकिन सड़क पर भगा भगा कर वो इलाज किया कि प्रशासन भी थर थर कांपने लगा। कहने लगा भाई तुम ये बीमारी वाले हैं क्या? तो हमारे प्रदेश ने कहा कि हम 50 ही बहुत है, 5,000 बुला लो, हम इन 5,000 का इलाज करेंगे। सड़क पर 1.5 घंटे तांडव चला था। 1.5 घंटे तांडव के बाद फिर प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करा। जब उन्हें पता लग गया कि अगर अब मुकदमा दर्ज ना करा तो वो जो वहां बैठे हुए हैं दिल्ली सहारनपुर में, उनमें से कोई ना कोई यहाँ आएगा, और वो यहाँ आएंगे तो कोई दिक्कत होगी। तो ये भी संघर्ष है भीम आर्मी का। तो ये भी बता दो उन्हें कि डरते तो नहीं है। सरकार होगी, जेल है, ठीक है, जेल में तो यहाँ बड़े बड़े वो रहे हैं भाई। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो जिन आज देश में महान बताया जाता है वो सब जेल में रहे हैं, और कई साल जेल में रहे हैं। तो कुछ दिन हम भी रह लें, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अब संकल्प लेने का समय है। अगर आज भीम आर्मी का स्थापना दिवस मना रहे हो और यहाँ पर उपस्थित हो, तो आज संकल्प लो कि जब तक अन्याय अत्याचार के खिलाफ झंडा और डंडा बुलंद नहीं कर देंगे, इस देश के हर घर में जाकर, हर किसान मजदूर के घर में जाकर के एक संगठन का कार्यकर्ता खड़ा नहीं कर देंगे, तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे, चैन की रोटी नहीं खाएंगे। संकल्प लेने का दिन है आज। और अगर आपने संकल्प ले लिया तो मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता कि अभी राणा जी ने कुछ 2 लाइनें सुनाई थी, मैं भूल गया। जिसका जुर्म जितना ज्यादा होगा इलाज भी उतना ही होगा। मन करा ब्याज और लगा दो इसके साथ। जिसका जुर्म जितना ज्यादा होगा उसका ब्याज भी उतना बड़ा होगा। जिसका जुर्म कम होगा 2% ब्याज दिया जाएगा उसे, और जिसका जुर्म ज्यादा होगा 50% होगा तो 85% ब्याज लगा के इलाज किया जाएगा उस अधिकारी का भी। ये जोड़ना शुरू कर दो अब जाओ। ठीक भाई, चंद्रशेखर आजाद वहाँ बैठे हैं, आंदोलन को नई दिशा दशा देनी है। मैं जानता हूँ हम दिहाड़ी मजदूरी के लोग हैं, 2 दिन मजदूरी नहीं करेंगे तो रोटी नहीं खाएंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर हम 2 दिन रोटी नहीं खाएंगे ना तो हम मरने वाले नहीं हैं। हम नहीं मर सकते, हमारे शरीर में ताकत है। तो अब ये आंदोलन भीम आर्मी अपने कंधों पर लेगी। मतलब इसे कोई कह नहीं रहा कि तुम लो, इसे हम खुद अपने कंधों पर लेंगे, खुद लाठी डंडों के मुंह में जाएंगे, खुद गोली के मुंह में जाएंगे। ये बताने के लिए जाएंगे कि इस देश में एक ऐसी संस्था भी है जो सरकार के नुमाइंदों से डरती नहीं है, बिल्कुल नहीं डरती, ना उसकी गोलियों से डरती, ना उसके डंडों से डरती, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हैं। और इसमें किसी जाति धर्म का व्यक्ति नहीं। मैं कहता हूं ना बार बार कि जब भीम आर्मी की मीटिंग में बैठो तो इस कमरे के बाहर अपना जाति और अपना धर्म इस कमरे के बाहर छोड़ दो, और जब ये गले में आ जाए तो सिर्फ ये रखो कि हम भीम आर्मी के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हैं। किसी की औकात नहीं हमें मुसलमान या दलित या पिछड़े के नाम पर हमारा शोषण कर दे, औकात नहीं इस देश में किसी। जिस दिन हमने ऐसा सोचना समझना शुरू कर दिया उस दिन व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। मैं तमाम यहाँ साथी हमारे बैठे हैं, नाम लूंगा तो कुछ छूट जाएंगे, टिकम बुरा मान जाएगा जी मेरा नाम क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है, तो सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भाई, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम कम समय में ये स्थापित किया। और तमाम साथियों ने मुझे आदेश दिया है कि भाई आप पुरका जी आ जाओ, पुरका जी घूमो, देखो क्या व्यवस्था है। हो सकता है कि तुम्हें चुनाव लड़ाया जाए, उन्होंने तो किया पक्का। मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है कि मुझे चुनाव लड़ाया जाए, ठीक, लेकिन अगर कोई मुझसे भी अच्छा मजबूत व्यक्ति यहाँ रहा भाई, जिसे मुझे लगा कि नहीं ये मुझसे भी और मजबूत है, जिसकी जीत सुनिश्चित है, तो उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं ही लड़ूँ, नहीं नहीं। देखिए लोकतंत्र है, क्योंकि मैं संगठन का मेन लीडर हूं, प्रथम लीडर हूं, तो जो बात आप पर लागू होती है वो बात मुझ पर भी लागू होनी चाहिए। भाई कोई बात आप पर तो लागू हो नहीं रही, अब मैं लीडर हूं, आप पर तो मैंने लागू कर दी, मैं खुद पर कर नहीं पा रहा हूं, तो मूर्ख कौन है बताओ? वही तो है जो खुद तो कह रहा है कि भाई दिन को रात कहो और खुद कह नहीं रहा है। तो इसलिए संभावनाएं हैं भी, धीरे धीरे हम सब लोग तैयारियां कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी चल रही है। उस समय की परिस्थितियां क्या होंगी, समय पर आधारित रहेंगी। ठीक, हाँ, तैयारी मजबूती से करेंगे। हमारी कई सारी विधानसभा लगती है, मेरा काम है सारी विधानसभाओं में जाकर तैयारी करना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ तक। ठीक है, जहाँ तक भी मैं दौड़ सकता हूँ वहाँ तक दौड़ने का प्रयास करूँगा, ड्यूटियाँ लगेंगी सबकी। ठीक, तो आपसे भी मेरा यही निवेदन है कि बड़ी मजबूती से घर से कदम बाहर निकालना शुरू करें, अपने संगठन का नाम घर घर तक लेकर के जाएं, और अपनी पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम भी हर व्यक्ति की जुबान पर होना चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष को किस तरीके से देखा जा रहा है, पब्लिक किस तरीके से सोच रही है, ये पहुंचना चाहिए। रात को 11 बजे बारिश में बैठना, पूरे दिन की थकान के बाद
हर किसी के बस का बात नहीं है। पूरी रात बारिश में 17 लेकर के बैठे रहना। और कहाँ मैं गया हूँ, वहाँ आस पास बहुत सारा वैसा पड़ा रहता है, जैसे खेतों में डोल होती है, तो वहाँ सांप सरिंडे का भी खतरा था, नहीं है। सांप तो कहीं से भी आ जाता है ना। वो बैठे रहे, भी बैठे, मेरी दिन में बात हुई थी नहीं। मैं पूछा था, मैंने भाई क्या मामला है अगला, कहने लगा यार कल की चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं, बोला नहीं जा रहा है, समझ नहीं आ रहा करूँ क्या। मतलब एक अजीब सा गुस्सा। मैंने कहा नहीं वो तो खैर पूरे देश में है वो गुस्सा। तो कहने लगा नहीं, आप जा करके संदेश देना शुरू करो साथियों को और कहो कि पहला जिला, फिर प्रदेश और फिर दिल्ली, इन सब चीज़ों को भंग करेंगे, सब चीज़ों पर आकर बैठेंगे और झुकेंगे नहीं। सबसे पहले आप और हम खड़े रहेंगे, गोली लगेगी या तो सबसे पहले आपके लगनी चाहिए, देखिए मेरे लगनी चाहिए, हमारे किसी कार्यकर्ता के पास गोली जब जानी चाहिए। ये उन्होंने मुझे सुबह कहा, तो मैं भी थोड़ा भावुक हुआ। तो इसलिए सब लोग तैयारी कर लीजिए, यही इस बार का स्थापना दिवस। हालांकि सेमिनार हम करते हैं, लेकिन प्रकृति का ऐसा ही कुछ रहा कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि इस बार हमने सेमिनार कैंसिल किया अपना। भाई इस बार सेमिनार नहीं करते, वरना तो लखनऊ होता है, राजस्थान होता या हरियाणा में होता। तो इस बार सेमिनार भी कैंसिल हुआ, क्योंकि प्रकृति में ये पहले से तय था कि ये आंदोलन पूरे देश में होगा। तो इस आंदोलन के लिए कमर कस लीजिए। मैं पुनः अपने साथियों का धन्यवाद अदा करता हूँ। हालांकि मैं सोच रहा था कि आज पूरा कैडर जो है वो दूंगा, लेकिन कल जो कुछ हुआ उसके बाद कैडर देने का मन नहीं रहा। उसके बाद तो सिर्फ एक बात बताने का मन रहा कि हम भारत के लोग हैं, ये अब इस तानाशाह सरकार को बताने का समय आ गया बस। और ये जिस दिन हम उसे बता देंगे वो काम आगे चलता रहेगा। आप लोगों ने मुझे सुना, शुक्रिया, धन्यवाद। संत रैदास जी की 2 लाइन से मैं अपनी बात खत्म करूंगा।